गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आपका आईएएस 2020 का पेपर अच्छा गया होगा। तो यहाँ हम लोग सी सेट का पेपर आज डिस्कस करेंगे। देखो, गणित क्या है, मैंने मतलब ऐसा मानो कि आपको 10th तक का बेस आना चाहिए, उसके बाद गणित कुछ भी नहीं है। तो जितना भी आईएएस का पेपर है मैं आपको पूरा आज क्लियर कराऊंगा, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग। और आप देखोगे कि इसके लिए कोई हाईफाई या टॉप क्लास गणित या गणित की कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10वीं लेवल की गणित है या उससे कम स्टैंडर्ड रहता है। 10th लेवल की गणित आपको आनी चाहिए, उससे ऊपर का कुछ नहीं आना चाहिए। और वो भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ सवाल तो आप मतलब तुक्काफिकेशन मेथड से भी कर सकते हो, कुछ आप ट्रायल डिजिट लेके कर सकते हो। आप देखना पेपर कि आईएएस में सी सेट का पेपर किस आसान लेवल का आता है। जनरली आर्ट्स वाले सी सेट के पेपर से डर जाते हैं। सी सेट इंजीनियरिंग वाले या मेडिकल वाले जब आईएएस का पेपर देते तो वो खोल के पढ़ते भी नहीं होंगे सी सेट को, क्योंकि बिल्कुल ही आसान पेपर आता है। अभी आपको ये पेपर करवाएंगे, आप देखेंगे कि बड़ा आसान है और बिल्कुल हल्का सा सोचने से कुछ क्वेश्चन टफ है जो अटकाते हैं, उसके अलावा सब पेपर आसान है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहला है तो ये थोड़ा सा कठिन है, पर ये पहला स्क्रीन पे यही सवाल आ चुका है तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन जरूर है, ठीक है। क्या है, इन्होंने एक गुणा दे दी इतने सारे अक्षर की, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। सवाल को 2 बार पढ़ो। जब सवाल को आपने 2 बार पढ़ा, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब सवाल को आप 2 बार पढ़ोगे तो उसके अंदर की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। सवाल को आप 2 बार पढ़ो पहले तो, ताकि गलती ना हो। पढ़ने के बाद आपने सीरीज देख ली, अच्छा 1, 5, 10, 15 तो ये तो लाइन से है, चलो ठीक है। उसमें अंत में कितने शून्य होंगे, गुणा हो रहा है तो शून्य पता करने बच्चों। अब शून्य पता करने हैं तो क्या करेंगे, देखिए शून्य, एक 10 का पड़ा है सीधा, एक 20 वाला पड़ा है, 30 वाला पड़ा है और 40 वाला पड़ा है, 50 वाला पड़ा है और 60 वाला पड़ा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 अलग अलग भागों में कर दूंगा। मैंने कर दिया 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब देखिए 2 तिया 6, 24, 120, क्लियर। और 120 इंटू 6 720। 720 देखो एक जीरो और आ गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो पीछे और पड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो इन 6 को गुणा करने से तो आपको इतना आ गया, मतलब 7 जीरो तो आ गए, लेकिन 7 के करीब करीब में कोई आंसर नहीं है। अब आप देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप ये कर सकते हो, इसको टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, एक मेथड ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करो कि इस 2 के अंदर इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 10, चलेगा? ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब मैं इस 30 को लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूं, 2 इंटू 3 इंटू 10, सर ये भी ठीक है। 0 0 निकाल रहा हूं मैं, 10 10 अलग कर रहा हूं। 5 इंटू 10, मैंने किया 2 इंटू 2 इंटू 10, क्लियर। तो मैंने जितनी 6 संख्याएं थी उन सबको मैंने तोड़ दिया, इसको 1 इंटू 10। अब आप बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की याद आ गई। तो मित्रों यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे कि मैंने जो जीरो वाली संख्या थी उनके टुकड़े कर दिए, उनके गुणनखंड कर दिए। अब अपन सीधा सीधा चयनित करेंगे कि भाई मैंने इसको और तोड़ दिया, तो सीधे सीधे मुझे जीरो मिला, 1 10, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां और ये 6ठा। 6 मिल चुके हैं, 6 मिल चुके हैं बच्चों, सुनना ध्यान से दोस्तों, 6 मिल चुके हैं। इसके बाद आप देखिए, मैं अगर इस 2 को, इस 1 2 को मैं इस 50 से गुणा 35 से कर दूं तो ये हो जाएगा 70। 70 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 70, क्लियर। ये 10 एक और मिल गया मेरे को। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 2 है, ये 2 मैंने दे दिया 15 को। किसको दे दिया, 15 को। तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 3 इंटू 10, क्या हो गया, फिर से 10। तो अपन देखो सब 10 10 जो भी गोले लगाए ना अपन ने, काले काले गोले वाले, वो गिनेंगे, ध्यान से देखना। चलो ये जीरो निपटा दिया, ये निपटा दिया। अब देखो 1 2 यहाँ है,
तो मैं ये कहता हूँ मैंने इस 2 को इस 55 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 110, ये 110 हो गया 11 इंटू 10, फिर से एक 10 आ गया। फिर इधर देखिए ये एक 2 और बच गया, देखो बाकी सब मैंने गुणनखंड जितने किए थे जीरो वाले के हो गए, ये 2 और बच गया, 2 और बच गया। तो मैं 2 को मान के चलो किसी से भी गुणा कर दूँ, मैं 25 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 5 इंटू 10, 50 हो गया 5 इंटू 10। तो आप देख रहे हो अब जितने गोले हैं उतने 10 है। चेक करते हैं, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बस। ये वन ऑफ द कठिन सवाल था लेकिन अपने बड़े आसानी से कर लिया बच्चों। तो इधर देखिए दोस्तों, ये सी सेट यूपीएससी सी सेट 2020 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी मीडियम का। अभी तक पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी किसी ने भी पूरा सी सेट के जो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। तो अब आप देखिए यहाँ से हिंदी मीडियम में डिस्कस हो रहा है, देखो, और हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे आईएएस का पेपर देते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि पहले जो जीरो वाले थे उनको श्योर अपन ने मान लिया, उनके कर दिए टुकड़े, मतलब उनका 10 अलग रख दिया, बाकी जो संख्या थी उसके गुणनखंड कर दिए, और अपने को पता है कि 35 है। तो अब 35 को मैं 45 से गुणा करूंगा तो पीछे 5 आएगा, 10 तो आएगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां 2 है वो मैं 35 वाले को 45 वाले को देता रहूंगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा था कि यहाँ 1 2 है, फिर यहाँ पे दूसरा 2 है, फिर यहाँ तीसरा और चौथा 2 है। तो 4 2 अगर मैं 5 वाली संख्याओं को दे दूंगा तो 5 इंटू 2 10 होता है। तो 4 तो जीरो मुझे यहाँ से मिलेंगे और 6 सीधे मिल रहे थे, तो टोटल 10 आपका आंसर हो जाएगा। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं, पहले शुरू से सारे सवाल लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये क्या है कि जगह छोड़ी हुई है और लिखा हुआ है मैं प्रतीक x किस अंक को दर्शाता है, x किस को दर्शाता है। तो कुछ नहीं है, ऑप्शन है, रख रख के देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बेस है 10th तक का उतना आना चाहिए बस। श्री गणेश करके शुरू करिए इसको। तो मैंने कहा 2, तो मैंने रखा इकाई का अंक 2, मैंने फिर यहाँ रखा 2 2 2, मैं इकाई का अंक रख रहा हूँ सिर्फ, ये तो 1 है ही, और यहाँ पे 2, क्योंकि जितने क्रॉस है वहाँ पे वो संख्या कौन सी रखेंगे सेटिस्फाई होगा। 2 4 जुड़ेगा 6 8, और 8 और 1 9, पर पीछे तो 2 है, तो पीछे इसके अगर इस सबको जोड़ेंगे पीछे 9 आएगा और इसके पीछे 2 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब मैंने कहा चलो 3 रख के देखते हैं, तो मैंने 3 रखा, लाल कलर ले लेता हूँ भाई, 3 फिर 3, ये सब इकाई के अंक 3 और ये 3 और ये तो 1 है ही और ये 3, क्लियर, ये 1 है तो 1 रख देते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 3 6 9 12 और 1 13, 13 का एक इधर का अंक क्या रहेगा 3 और इधर क्या है 3, तो ये सही हो सकता है। फिर भी आगे चेक कर लीजिए 4, तो ये 4 4 4 4 1 और 4, क्लियर। आपको तो सीधा आंसर आते टिक लगा सकते हो, फिर भी चेक कर लो, 4 8 12 16 और 1 17, 17 का आएगा 7 और इधर अंत में आएगा 4, जो संभव नहीं है। और जब 5 रखोगे बेटा दोस्तों, 5 रखोगे तो भी आप देखिए क्या होगा, 20 और 21, 5 10 15 20 और 21 का 1 और इधर आएगा 5, जो कि संभव नहीं है। तो अपना आंसर है 3। बिल्कुल आसान है, मज़ा आ जाएगा आपको। आप पेपर देखोगे सी सेट क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान गणित चाहिए 10वीं लेवल की, वो भी 10वीं में भी आसान लेवल की। अरे आसान लेवल की तो सी सेट का हवा बनाया है बस, और कुछ नहीं है। दिमाग बस, वो आपका दिमाग का जांच कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे कि भाई हाँ जोड़ बाकी गुणा भाग आता है कि नहीं आता, थोड़े से बेसिक गणित के नियम आते कि नहीं आते, ये आपका जांच कर रहे हैं। यदि आपके पास देखो पूरे पेपर में सी सेट के बात कर रहा हूँ, पूरे पेपर में मैथ्स और फिजिक्स में भी जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। यदि आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मान के चलो अपने घर में जैसे नहीं होता अपन जुगाड़ करके नापते हैं, अपने पास लंबा फीता नहीं होता तो अपन ऐसे ऐसे करके नापते हैं, जो भी है छोटी स्केल को रिपीट करके नापते हैं। तो देखिए मैंने ये रखा, ये 7.5 फुट का स्केल और 3.25 है, तो मैंने 1 3.25 रखा, 1 3.25 रखा, क्लियर, बात समझ में।
तो जब मेरे को किसी को नापना है कम से कम, तो मैं 7.5 ये रखूंगा और 2 सवा तीन वाले रिपीट करके रखूंगा। देखो छड़े हैं, एक तो है नहीं, बहुत सारी छड़े हैं बहुत सारी, तो मैंने एक ये रख दी और 3.5 सवा तीन ये रख दी, तो इन दोनों का योग कितना आ गया 6.5। तो इन दोनों का डिफरेंस ये कितना है 7.5 माइनस 6.5 बराबर 1 फुट, 1 फीट। क्लियर? तो 1 फीट। रुक जाओ और चेक कर लेते, क्रॉस चेक करना भी जरूरी है क्योंकि अपन जस्ट अजम्पशन से कर रहे हैं। तो देखिए ये आ गया, अपन और चेक करते हैं। देखो 7.5 है, मैंने 7.5 के नीचे 3.25 और लगा दी, चलो इधर लगा दी, या चलो 3.25 इधर लगा दो, 3.25 क्या करो इधर लगा दो, ठीक है। तो चलो आपने 3.25 इधर लगा दी, एक नया चित्र बनाते हैं। आपने 3.25 और 3.25 इधर लगा दी, तो 3.25 ये तो 7.5 हो गया, और ये 3.25 और 3.25 आपने जब 3 रख दी तो कितना हो गया ये बताओ 9.75, और दोनों का जब अंतर लेंगे तो क्या आएगा 2.2। ये तो बड़ी हो गई, न्यूनतम तो हो ही नहीं। अब इसमें रख दो, ये ऐसे रख दी। अब अगर मैं कुछ भी करूं, मैंने 7.5 कुछ भी रख लो आप, 7.5 मैंने ऐसे रख ली मान लो छड़, तो भी आप देखोगे ये पोर्शन जो है 3.25 रहेगा। तो आप कितने भी कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओगे आपका आंसर यही रहेगा 1 फुट। ये तो सीधा दिमाग में आ रहा है कि एक स्केल इधर रखी और एक छोटी स्केल और एक छोटी स्केल और रखी, तो गैप कितना है 1 का, 7.5 6.5 1 फुट, 1 फुट नाप सकते हैं, हो गया बस। 1 मिनट में मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 मिनट में मैं अगर आपको समझा रहा हूँ तो आप जब हल करोगे तो उससे भी कम समय में हो जाएगा। अब आप देखिए 14 18 16, ये 14 18 जो भी है कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया हैं। तो आपको पता है कि संक्रियाओं के सवाल इस तरह से आते हैं जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, अभाज्य संख्याओं का एक, जिनमें निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है। तो देखो 14 + 4, 18 + 2, 24 + 4, ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस करके, +6 + 2। तो आप देख रहे हो क्या है आगे, देखो 4 आगे कुछ भी चल रहा होगा, 4 आया, फिर क्या आया 2 4 6, तो फिर क्या आएगा 2 4 6 8, फिर क्या आएगा 2 4 6 8। इससे पहले क्या रहा होगा +2 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, फिर है पहले एक बार 2 4 रिपीट हो गया, अब हुआ 2 4 6 रिपीट, अब 2 4 6 8। तो कितना भी पूछते आप बता देते। तो चलो अपने को तो 32 के आगे की चाहिए, और 32 के आगे जस्ट कितना जोड़ेंगे 4, तो आंसर आएगा 36। 32 + 4 36, सीरीज दिख रही है 4, तो इसके आगे का नहीं है छोड़ दो। 2 4 6 तो सिर्फ 2 4 6 8 ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है। और पहले का अगर देखना है तो जस्ट पहले क्या हो जाएगा +2 12। तो ये सवाल हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बस जितना अपने को 10वीं तक का आता है उसी को करना है। एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से पहले की एक संख्या से प्रारंभ करते हुए अंकित है, इस पुस्तिका में एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, 1 से अंकित है, और मतलब इन पन्नों का योग, एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, मतलब इस पन्नों का योग लगभग 195 प्लस समथिंग कुछ है। क्लियर? तो 195 और कुछ फाड़ा उसको जोड़ दिया तो 195 प्लस समथिंग है। क्लियर? तो मुझे पता है कि एक, फिर पन्ने में क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये सब आएगा और इसको जोड़ते जाना है। क्लियर? तो n संख्याओं को जोड़ने का सूत्र जनरली अपने को पता होता है n × n + 2, ये पता होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो रख के देखते हैं। मैंने कहा भाई 1 से 10 तक मान लेते, क्या पता 1 से 10 तक हो। तो मैंने रखा 10 × 11/2, तो इसका योग तो कितना आया 55। मतलब अगर पन्ने 1 से 10 होते तो टोटल योग कितना आता पन्नों की संख्याओं का 55 आता। 10 अंतिम संख्या देखते हैं, शुरू 1 से होती है और अंतिम संख्या कितनी है 10। शुरू 1 से और कितनी संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 उससे एक बढ़ाकर 11 n × n + 1/2, ये आपको सूत्र पता होता है, रखोगे तो 55 आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ से तो बैठ नहीं रहा, वो तो योग कह रहा है 195, तो मैंने कहा चलो 120 रख के देखते हैं 1 से 20 क्या होता है। मज़ा आ जाएगा बच्चों, जैसे बता रहा हूँ ये सूत्र आप पढ़ते हो समांतर श्रेणी वगैरह में 1 से 20, और ये सबको पता भी होता है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक। तो मैंने कहा 20 संख्या है, तो मैंने कहा 20 × 21/2, तो ये लगभग कितना आ गया 210। मैंने कहा चलो 195 + x 210 आ रहा है, मतलब मेरा ये आंसर हो सकता है। तो मैं 195 में, ध्यान से देखिए 195 में लगभग आ गया, 195 में 11 जोड़ूँ क्या मेरा आंसर आएगा
210 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। क्या जोड़ूं? 11। मैं 15 जोड़ूं तो आएगा भाई, यहाँ 195 में मैं 15 जोड़ूं तो मेरा आंसर आएगा। आंसर आएगा मतलब यही आंसर है। इसके आसपास दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, इसके आसपास दूसरा कोई आंसर होगा भी नहीं। आप करके देख लेना, आप 1 से 19 तक की योग करके देख लो, कितना होगा? 19 इंटू 20/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, तो योग हो गया 190। अब फाड़ेंगे क्या? वो तो 195 प्लस x होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 21 करके देख लो, 21 इंटू 22/2, ये हो गया 11, तो 21, 21, 1, 3 और 2, 231। अब 231 के लिए आप देखो, अगर पन्ने, मैंने क्या बोला, अगर पन्ने 21 होते, मतलब ठीक है 1 से 21 तक मान के चलो संख्याएं होती, तो 1 से 21 तक का योग आया 231। अब 195 में इसका जोड़ के देख लो, कोई आ रहा है क्या 231? नहीं आएगा, तो अपना आंसर यही होगा। इतना ज़्यादा दिमाग पेपर में नहीं लगाना है, बस जहाँ आंसर आए टक लगा देना है। अब ए बी, ठीक है, अब इनको भी देखना आप, है ना, एक बार इनको भी देखना, ऑप्शन देखते हुए चलना। तो क्या है? ए बी, हमने कहा ठीक है भाई, सब में ए है, एक बी तो बैठेगा भी नहीं, तो मैंने कहा ए बी, तो तीसरा क्या होगा? ए बी। तो आप देखिए ध्यान से, ए बी, क्लियर। अब ए के बाद दूसरा ए है नहीं, तो ए से तो शुरू होगा नहीं, तो देखो सी बी है जस्ट आगे, एक छोड़ दो, अगले को देखो, इन दो को छोड़ दो, अगले को देखो सी बी, तो हो सकता है ये सी बी हो। रख के देखना है पहले, फिर अपने आप आंसर आएगा, पहले रख के देखना है, अपने आप आंसर आएगा। तो जस्ट पहले इसके आगे 2 अक्षरों का जोड़ा क्या? सी बी, तो मैंने कहा हो सकता है यहाँ सी बी हो, ठीक है, क्लियर। तो ए बी, सी बी, अब डी आ गया तो सी बी का तो बनेगा नहीं, तो हो सकता है क्या बने? आगे जस्ट आगे देखो क्या है? सी डी है, तो हो सकता है ये सी डी हो, तो सी डी। अब ये 3 बार सी डी आ गया, देखो यहाँ से, तो देखो 3 बार ए बी, फिर 2 बार सी बी, फिर 3 बार सी डी। अब क्या आएगा? 2 बार ई डी है ना, तो रिपीट आगे ई डी ही होगा। तो देखो 3 बार ए बी, 2 बार सी बी, 3 बार सी डी, 2 बार ई डी। तो आंसर कौन सा है? ए सी सी ई, ये आंसर है। कोई दिमाग नहीं लगाना है भाई, अनुभव, बस आपके अंदर जो मन में दिमाग में सवाल है वही सवाल करते जाओगे, होता जाएगा, कुछ नहीं है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। गणित का जो 10वीं तक की गणित सबने पढ़ी है भाई, उसी का रिवीजन करना है, सूत्र याद करके जाना है, बाकी तो प्रैक्टिस है, अनुभव है, और कुछ नहीं है। जो साइंस वाले होते हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते भी नहीं हैं। अब इन 2 संख्याएं हैं, 4 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, माना कि ये 4 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है भाई, 4 अंकों की है, जहाँ प्रत्येक 3 से बड़ा है, भिन्न अंक है, 3 से बड़ा भी और भिन्न, अलग अलग है, मतलब सारे एक नहीं है, अलग अलग है। यदि संख्याओं का योग इतना है, ये दिया हुआ है, तो ए और डी के मानों में अंतर क्या है? तो मैंने कहा यार ए 3 BC और डी ई 2F। अरे बच्चों मज़ा आ जाना चाहिए, देखो मेरे साथ साथ करते जाओ आप। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कोई गणित सब्जेक्ट है, पर मेंटल एबिलिटी लेवल से आप ये कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखना, क्लियर। मैं वैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूँ ये हुआ 15,902। मुझे लगा कि पेपर डिस्कस करना चाहिए क्योंकि नेट पे किसी ने अभी तक डिस्कस किया नहीं है, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया भाई। अब ये अलग अलग संख्याएं हैं, तो आप ये देखिए, अब मैं आया इधर, मैं जोड़ना शुरू किया, इनको योग बोला है इसने, क्या बोला है? योग। तो मैंने जोड़ना शुरू किया। मैंने क्या सोचा? जो मैं सोच रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप सोचो, अपने आप आएगा। मैंने कहा इन 2 का योग, पहले तो मैं ये कह दूँ कि ए बी सी डी ई एफ सब 3 से बड़े हैं, सब 3 से बड़े हैं, मतलब 3 से बड़े हैं तो 3 भी नहीं होंगे, सब या तो 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है और या 9 है। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए, इस लाइन का मतलब कि सभी 3 से बड़े और भिन्न है। तो कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 9 है, ठीक है। अब मैंने कहा 12, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैंने कहा देखो 2 तो क्या होगा, 1 होता तो 2 आता, या 0-2 होता, लेकिन 3 से छोटा तो कोई है ही नहीं, मतलब 3 से सब बड़े ही है, तो हो सकता है कोई 4 हो। तो मैंने एज्यूम किया, बेटा देखो एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया, मज़ा आ जाएगा। मैंने एज्यूम किया 4 है, मैंने कहा मान लो ये 4 है, तो ये 12 होने की, देखो ये 2 आएगा मतलब 12 ही होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। और 2 सिंगल डिजिट का योग डबल डिजिट में ही आएगा, 9
प्लस 9 18, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो अपने मेरे को पता है कि 22 तो जाएगा नहीं और 2 होगा नहीं। मैंने कहा इन दोनों का योग 2 कभी होना नहीं है और 22 कभी होगा नहीं, तो क्या होना चाहिए, योग 12 ही होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर ये 4 है तो निश्चित रूप से ये 8 मैंने मान लिया, 1 सेकंड के लिए मैंने मान लिया। मैंने कहा भाई 4 और 8 का योग 12, ठीक है भाई। 2 आ गया, हंसी लगी 1, हंसी लगी 1। अब मैंने कहा 0 आ रहा है, तो ये 2 और 1 3, 0 आ रहा है, मतलब निश्चित रूप से इनका योग 10 ही हुआ होगा। तो मैंने बी को कह दिया 7, तो अब मैंने तीनों को जोड़ा 10, हंसी लगी 1। ये हो गए 4, 4 हो गए, तो ये 9 है, तो निश्चित रूप से इसको 5 होना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने एक ट्रायल लिया, क्लियर। किसी से भी करके देखोगे आप हो जाएगा। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, तो मैंने कहा भाई मैंने 4 को यूज़ कर लिया, 5 को यूज़ कर लिया, 7 को यूज़ कर लिया, 8 को यूज़ कर लिया। अब निश्चित रूप से ये 6 और 9 ही होंगे, या ये 9 होगा या 6 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। कोई और संख्या लेके भी देखोगे तो आपका आंसर यही आएगा, कोई और संख्या लेके देखोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर। कोई और संख्या अगर पॉसिबिलिटी है, मुझे तो नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी है 12 आने की। 4 और 8 से ही 12 आएगा, इसके अलावा 12 किससे आएगा, 12 किसी से नहीं आ सकता। 7 5 12, हाँ 7 5 से कर सकते हो। अगर ये 7 और इसको 5 से मानोगे, 7 5 से करोगे तो भी आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। यहाँ 2 संख्याएं अलग आएगी, लेकिन निश्चित रूप से उन दोनों का डिफरेंस भी 3 ही आएगा। क्लियर, 3 ही आएगा, करके देख लेना। सवाल देखो यार, ये जो सवाल बनाते हैं ना, ये पूरा अनुभव से बनाते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, आपको सबको पता है बच्चों। एक सवाल है पेपर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने कर दिया इसको जूम। हिंदी में पर हिंदी मीडियम का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सारे आईएएस वाले व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम और जितने भी ग्रुप है, जितने भी है, सब जगह इसको शेयर करें। और टेलीग्राम पे भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बस इसी का फ़ायदा दे दो। मज़ा आ जाना चाहिए, आपको लगना चाहिए, आप वीडियो देखना आपको मज़ा आ जाएगा। अरे यार इतना आसान पेपर आता है, लोगों ने हुआ बनाया सी सेट, कुछ नहीं है सी सेट। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, सिलेक्शन 50% 60% से ज़्यादा जाएगा। आप देखिए इसको, एक वस्तु है, एक वस्तु पर दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट देता है। अब दुकानदार है, वस्तु पे छूट देगा, तो ठीक है भाई। अब इसको अपन चारों पे ट्रायल करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो 10% 20% क्रमिक छूट, इसका मतलब पता है क्या, एक वस्तु पे 10% ऐसे छूट दे रहा है, तो इसके लिए मानना पड़ेगा। आपको पता है गणित में माना चलेगा। माना का मैंने कहा वस्तु है 100 रुपये की, तो इसको 10% की छूट दी, 10% की, शॉर्ट में लिखना है, मैं तो अभी लिख रहा हूँ। तो ये कितने की वस्तु हो गई, 90 की। क्रमिक मतलब अब इसके बाद इस पर 20% की छूट दी, मतलब 18 रुपये की। 90 का 20% कितना होता है, ये आपको अब इतना तो आना चाहिए। कितना होगा, 20%। अरे यार, सब गया, कोई नहीं, वापस करते हैं। माना 100 रुपये की वस्तु है, उस पर मैंने -10% की छूट दी, 10% की छूट दे दी, तो ये होगी 90 की। अब मैंने इस पर 20% की छूट दे दी, तो 90 का 20% मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे निकालते ना, 90 का 20%। इतनी गणित तो आनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल 90 का 20% माइनस हो गया, तो 90 का 20% 18 होता है, तो 18 अगर माइनस हो गया तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 72। क्लियर, ठीक है। तद उपरांत उसके बाद 10% का सेवा कर लगाया, तो 72 का 10%, 72 का 10% सेवा कर लगाया, तो 72 का 10% कितना होगा, 7.2। तो अब कितना हो जाएगा, 72 प्लस 7.2 कितना हो जाएगा, 79.2। वस्तु कितने की पड़ी व्यक्ति को, 79.2 रुपये की पड़ी भाई। 100 रुपये की वस्तु, 10% पहले डिस्काउंट दिया, 20% बाद में डिस्काउंट दिया, और 10% का फिर टैक्स लगाया, तो 79.2 रुपये की पड़ी वस्तु भाई। उसको कितने की पड़ी, इतने की। घर ले जाएगा तो इतने की ले जाएगा पहले केस में। चलो अब करते हैं फास्ट, पहले मेरे को समझाना था, मैंने समझा दिया। अब उसने कहा कि 20% का डिस्काउंट है,
तो 20% का डिस्काउंट है तो सीधा कितना हो गया 80। 100 का 20% कितना होता है 20, तो 20 माइनस कर देंगे 80 होगा। अब 80 का 10%, उसने कहा अब पहले 20 है फिर 10 है और फिर टैक्स है, तो फिर माइनस का 10% किया 80 में 80, इसका मतलब समझ रहे हो ना, 80 का जो 10% है वो 80 में से माइनस किया, तो 80 का 10% कितना होता है 8। 8 माइनस करूंगा तो कितना होगा 72, और 72 पे फिर मैं 10% टैक्स लगाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा 72 प्लस 7.2 बराबर 79.2, यही आएगा आंसर। तो अभी तक तो सेम सेम आ रहा है सवाल। अब देखो, अब आगे करना ही नहीं है। अब देखो दो कर लिए, आगे करना ही नहीं है। देखो ये इंटरेस्टिंग होता है आईएएस का पेपर, आगे करना ही नहीं है, चल छोड़ो। ग्राहक एक के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, भाई नहीं है, नहीं करना पड़ेगा। 1 और 2 ये तो बराबर हो गए, तो एक अच्छा विकल्प या 2 अच्छा विकल्प है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही समान है, दोनों में उसको बराबर फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देख लेते, क्या पता सस्ता हो। पहले सेवा कर लगा दिया, तो 100 का 10% सेवा कर, 10% सेवा कर टैक्स लगाया, वस्तु हो गई 110 की। अब इस पे 20% और 10% की छूट दे दी, तो देखो माइनस का 20%, जैसा बोला जल्दबाजी मत करना कि एक साथ 30% कर दो। 20% 10% अलग अलग करना फर्क होता है, एक साथ 30% करने के कंपेयर में। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? फर्क हो सकता है, जरूरी नहीं हो, पर अपने को तरीके से करना है। क्लियर? 110 का 20% माइनस किया, तो 110 का 20% कितना हुआ 22, कितना हुआ 22, तो 22 जब इसमें से माइनस किया तो कितना हुआ 88। ठीक है, अब 88 का 10% फिर माइनस किया, मतलब कितना माइनस किया 8, तो 8 जब इसमें से माइनस करेंगे, 100 का 10% टैक्स लगाया, पहले 10% सेवा कर का भुगतान किया, तो 100 का 10% 110 हो गया। ठीक है भाई, 110 का 20% कितना हुआ 22, तो 22 रुपये इसमें से माइनस कर लिए। ठीक है, तो 22 रुपये इसमें से माइनस किए तो कितना हो गया भाई, 110 में से 22 रुपये माइनस कर लिए, ये हो गया 8, और ये हो गया 8, और ये हो गया 0, 88। अब इसमें से फिर 10%, तो 88 का 10% होता है 8.8। क्या होता है 88 का 10% होगा 8.8। अब ये 88 में से 8.8 माइनस करेंगे, तो जब अपन 88 में से माइनस करेंगे 8.8, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 79.2 आएगा, वही आएगा। तो तीनों केस में एक ही बात है, तो आप देखिए कि तीनों में से कोई वो नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है ग्राहक के लिए सभी विकल्प जो है समान रूप से फायदा दे रहे हैं, तो आंसर होगा डी। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे, जल्दी से देख लो इसको, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। और लाइक शेयर करते चलो भाई, शेयर करते चलो, लाइक शेयर करते चलो, बस आपके लाइक शेयर ही हमें एनर्जी देते हैं मेहनत करने की। तो सी सेट का जो पेपर है उसमें आप देख रहे हो कि गणित कितने आसान लेवल की आती है, और इससे डरना नहीं है। और पेपर का पैटर्न जल्दी से मैं आपको इसको अभी ख़त्म करवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस को, ज़्यादा समय नहीं लेगा। अब बढ़ते हैं आगे, आप देखते रहना वीडियो रोक के। अब अगला सवाल है, क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से क्लियर नहीं है क्योंकि हमने पेपर से स्कैन करके निकाले हैं, तो हो सकता है इसमें, बाकी ठीक है। ए से जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए। क्या लिखा हुआ है इस बच्चों? 1 से, सवाल पढ़िए जल्दी से, सवाल पढ़िए। हो जाए तो बताना। जितना डरावना ये सवाल लग रहा है, जितना डरावना उतना ही आसान है, बस इतना हिंट देता हूं, जल्दी से करिए, आपसे हो जाता है तो।
अब इधर देखिए, 1 से Z तक 1 से 26 अंक, ये आपको पता है, जब आप सॉल्व करते हो रीजनिंग तब आपको पता है, क्रमांकित किए गए हैं। यदि GHI 1578 है तो मैंने कहा GHI जो है ये कितने हैं, 1578 है। और मैंने कहा DEF कितने हैं, तो आपने कहा सर 912 है। तो आपको पता होगा, मैं ABCD एक बार लिख देता हूँ, ABCD EFGHIJK, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो GHI 7 8 9 एक और रख के देखते हैं, और DEF 456। तो आप देखिए इन दोनों में सीधा सीधा रिलेशन है कि अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये आ जाएगा। तो ABC का मतलब क्या होगा, आप बताइए। ABC का मतलब होगा 1 2 3 को भी मैं डबल कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 6, 246। बस आगे बढ़ते हैं। निम्न में लुप्त पद क्या है, ACP, ठीक है, ACP, ठीक है, ये CID वाला ACP नहीं है। अब इधर देखिए, तो क्या है, ACPQ BESU और MNGI। अगर इसका सवाल का करना है तो देखो, हर बार एक सवाल करने के बाद एक लंबी सांस लीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहां से क्या है, ABCDE मतलब एक अक्षर है, PQRS और STRST, मतलब आप देख रहे हो पहले 0 अक्षर का डिफरेंस है, फिर एक अक्षर का एक, ठीक है, फिर 2 का, फिर 3 का। तो देखो पहले 1 का, तो M के 0 का MN, ठीक है, MN OP GHI तो J, और I तो JKLM, NPJM राइट आंसर। देख लीजिए आप जल्दी से, पहले देखो इन दोनों को तुलना करी तो उन दोनों से वो हो गया, देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, देखिए 0 अक्षर का डिफरेंस, फिर एक अल्फ़ाबेट का, फिर 2 अल्फ़ाबेट का, फिर 3 अल्फ़ाबेट का, इसी से मैंने सीक्वेंस बना के कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। पेपर बड़ा आसान है, आपको लग रहा होगा, ठीक है, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं वो देखिए मज़ा आ जाएगा। IAS की तैयारी कोई इतनी कठिन नहीं है, लेकिन हाँ बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और रेगुलर पढ़ाई चाहिए। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, अरे एक पेपर तो आसान करने की मैं गारंटी लेता हूँ, पूरे साल में मैं आपको आराम से टाइम निकाल के पूरा कवर करवा दूंगा। आप इधर देखिए, बीच में संडे टू संडे भी क्लासेस लेंगे ना, तो साल भर में जब अगला पेपर होगा तब तक अपन कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो मैंने कहा यार बड़ी क्या है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक की पावर, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, -6 है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको थोड़ा अलग करता हूं, चलो ठीक है, क्या करता हूं, इसको मैं लिखा हूं 2 की पावर -1 की पावर -6। मैंने इसको कहा 4 की पावर -1, देखो बट्टे में तो इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, -1 की पावर -3। फिर मैंने कहा 3 की पावर -1 की पावर -4, और 6 की पावर -1 की पावर -2। अब देखिए, अब ये गुणा, जब ये ब्रैकेट आता है तो घातक क्या होती है, गुणा होती है। देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 6 होती तो ये 2 की पावर 7 हो जाए। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, दोनों जुड़ जाएगी, लेकिन ब्रैकेट है तो ये दोनों गुणा होंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, -1 और -6 जुड़ के हो जाएगा +6। 4 की पावर तो -3 और ये गुणा हो जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा +3। 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4, 6 है तो ये कितना हो जाएगा 2। अब बड़ा बताना आपको, क्या यार बड़ा छोटा बता सकते हो ना, बड़े मियाँ कौन है छोटे मियाँ कौन है। 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 और 64। 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64, 3 तिया 9,
और 3 तिया 9, 9 में 9 81 और 6 छंग 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? यही है। क्लियर? यही है भाई। जल्दी से देखो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, सुपर फास्ट एक्सप्रेस बनना है। ये अपने काम का नहीं है, गणित मैथ्स रीजनिंग का नहीं है, ये अभी तक मैंने करा दिया। देखो मैथ्स रीजनिंग करा रहा हूँ मैं सिर्फ, बाकी मुझे दुनियादारी की सब चीज़ें नहीं आती भाई। ठीक है, माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है, जहां जहां चाह वहां राह, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड 3 अंकों की एक संख्या है भाई, एक्स वाई जेड मान लो ऐसे, एक्स वाई जेड। इन तीनों का योग जो है 3 का गुणांक नहीं है। जो भी संख्या होगी 3 का गुणांक तो नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है भाई। तब 3 का गुणांक नहीं है तब, तो मैंने कहा यार अभी इतनी सारी रामायण है, मेरे तो समझ में आई नहीं। तो मैंने क्या कहा, मैंने देखो एक उदाहरण लिया। क्या लिया उदाहरण? आप ही ऐसे एक उदाहरण लो बच्चों, मज़ा आ जाएगा। देखो देसी तरीके से जब करेंगे ना सवाल का हल, तो मज़ा आएगा, मज़ा आना भी चाहिए। उदाहरण देखो, आपको मैं चाहता हूँ पेपर का आसान फील कराए। ऐसा सवाल जब भी आए, आप संख्या मानो, उसने कहा 3 का गुणांक नहीं है, तो मैं एक्स वाई जेड को कोई भी संख्या मानूंगा, वो 3 का गुणांक नहीं होना चाहिए। मैं 2 संख्याओं पर ट्राई कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 1 पे करो, 2 पे करो, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा चलो 1 2 4, किसी को दिक्कत है क्या? मैंने मान ली भाई एक्स 1 है, वाई 2 है और जेड 4 है। ठीक है, और इनका ये 3 का गुणांक देखो, और ना तो ये संख्या 3 का गुणांक है, ठीक है, और ना इनका योग 3 का गुणांक है। क्लियर? मैंने एक संख्या ऐसी बना ली, 3 का गुणांक नहीं है। जहाँ एक्स प्लस वाई बाय जेड जो है, तीनों का योग जो है 3 का गुणांक नहीं है। तीनों का योग कर लो, 7 आएगा, जो 3 का गुणांक कभी भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक उदाहरण हो गया। और उसने कहा तब ये संख्या विभाज्य नहीं होगी, इनमें से किससे नहीं होगी? तो मैंने कहा चलो देखते हैं ध्यान से। मैंने कहा एक्स की जगह मैं यही लिख देता हूँ, मैंने एक्स की जगह 1 रखा। देखो स्थिति परिवर्तित करते मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप स्थिति आगे पीछे नहीं करोगे, स्थिति आगे पीछे करते ही आपको लग रहा है अच्छा 1 2 4 4 2 1, ठीक है, 1 2 4 ऐसा कुछ भी लिख दिया गया हो जाएगा। नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। स्थिति, संख्या बदल जाएगी ना यार स्थिति बदलते ही, इतना तो ध्यान रखो। तो मैंने 1 1 1 रख दिया। जेड कितने 2, वाई कितना है 2 2 2 2, और जेड कितना है 4 4 4 और ये 4। ये जो संख्या है वो कह रहा था एग्जैक्ट ये है। तो मैंने कहा चलो भाई 124 241 और 412, तसल्ली। देखो 2 चीज़ें हैं, क्या है? एक है स्पीड, एक है एक्यूरेसी। मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को फिजिक्स, तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ फिजिक्स में, और आपको पता है दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट फिजिक्स ही माना जाता है। तो देखो जब स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो देखो पहले एक्यूरेसी आनी चाहिए, फिर स्पीड की बात है। पता चला आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन कर लिए स्पीड में, सारे एक्यूरेसी तो रही नहीं, सारे गलत किए, तो क्या मतलब है? इससे अच्छा 2 कम किए लेकिन सारे सही किए। तो मैं पहले कह रहा हूँ धैर्य, जल्दबाजी, प्रेशर, टेंशन में गड़बड़ होता है, वो आपको नहीं करना है बस। अभी देखो जल्दी से करते हैं, 4 7, ये 7 ये 7, सबका योग 7। इसके कहने का मतलब था 3 संख्याओं का योग जो भी होगा ये जादू है। ये क्या है? जादू है। मतलब क्वेश्चन इसी तरह से बनाया गया, एक जादू से बनाया गया, ट्रिक है ये, कि 3 संख्या कोई भी आप लोगे, उनका जो योग होगा वही उनका क्या है, सम आने की चांसेस है। इस तरह से इसने बताया। अब देखो 7 7 7 हो गया, तो तब ये संख्या विभाज्य नहीं है। तो देखो 7 दूनी 14 और 21, तीनों का योग 21 है। हाँ भाई है, योग संख्या का योग 21, या संख्या का योग 3 से विभाज्य होता है तो भाज्य होती है, तो ये 3 से तो भाज्य है भाई। क्लियर दिख रहा है? करके देख लो, 3 का भाग दे दो 777 में, 7 + 7 + 7 21 है, मतलब ये 3 से भाज्य है। ऐसा होता है, आपने नियम पढ़ा होगा कि सभी अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है। 37 का भाजकता का नियम तो भाई आता नहीं मेरे को, आपको भी नहीं आता होगा, तो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करके देखते हैं। 37 एकम 37 दूना कितना हो जाएगा? 74। ठीक है, ऐसे भाग ऐसे देते पुरानी स्टाइल में। ठीक है, 37 दूना कितना हुआ?
74 और 37, एक बार और गया 21, 37 से भी गया भाग, 3 से भी भाग गया, 37 से भी गया। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 7, 7 से भाग जाएगा भैया, 7 से भी भाग जाएगा, इससे भी भाग गया, मतलब इससे तो नहीं गया, 9 से करके देखना नहीं जाएगा, तो ये अपने आंसर नहीं होंगे और आंसर अपना होगा ये क्या 9, 9 से भाग नहीं जाएगा। करके देखें, करके देखते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। 9 से भाग दिया, 9 7 63, 8 9 72 और एक कितना 5 6 54, शेषफल बचेगा 3, तो ये भाज्य नहीं है ऐसे, तो ये आंसर है, शेषफल आएगा इसमें। यहाँ तक हो गया बच्चों, जल्दी से लाइक शेयर करते चलिए भाई, लाइक शेयर जल्दी से करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी ग्रुप है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह, सब जगह। बस अब आगे बढ़िए भाई, सब में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हर कोई कर सकता है भाई, ऐसा कोई कठिन नहीं है कि आईएएस दिल्ली जाने वाले ही करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आईएएस कोई भी कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन ऐप पर दिल्ली की कई फैकल्टीज़ जो आपको घर बैठे पढ़ा रही है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इसी प्रकार का एक ऐप है, इसी प्रकार का एक ऐप है परिश्रम एकेडमी, ठीक है, आप एक बार डाउनलोड करिए, वहाँ पे डेमो क्लासेज है, परिश्रम एकेडमी, आप डाउनलोड करिए, आप चेक करिए डेमो क्लासेस। तो बहुत सारे आजकल आपको दिल्ली जाके लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम फीस पे आप घर बैठे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, माना कि पी क्यू आर एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं, माना कि पी क्यू आर एस। और बच्चों साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं, चलो चलो बाद में बताऊंगा। तो माना कि पी क्यू आर एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसमें ये दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? बड़ी, तो देखो इस संख्या में 2017 जुड़ेगा, सुनना, क्यू में 2017 जुड़ेगा, क्लियर, तब ये p माइनस 2016 के बराबर होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकती। और ये अगर बड़ी है तो ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो कुछ जुड़ रहा है तब ये इसके बराबर, तो ये अपने आप में छोटी है, तो ये सबसे ये छोटी हो गई, ये हो नहीं सकती, ये भी छोटी हो गई। अब आ जाओ, रिलेशन इन दो में मिला, क्योंकि जिसमें से कुछ घट रहा है उसके बाद भी वो औरों के बराबर है, इसमें से कुछ घट रहा है, सुनिए, इसमें से कुछ घट रहा है फिर भी ये औरों के बराबर है, दैट मीन्स ये संख्या अपने आप में बड़ी है, तभी तो अपने में से कुछ घटा के भी उनको बराबर हो रही है, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि p माइनस 2016 जो है इसको मैं r माइनस 2018 रख दूं, इन दोनों में, भाई घट इन दोनों में रहा है तो इन दोनों में से कोई बड़ी होगी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि p बराबर 2016 उधर भेज दिया तो सब कट कटा के ये आ गया। तो आप देखिए r में से 2 घटेगा तब ये p के बराबर होगा, इसका मतलब बड़ी कौन सी है? यहाँ मैं कहूँ p में जब 2 जोड़ेंगे तब वो r होगा, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? r है। बढ़ो आगे, जहाँ आपको लगे आप पोस्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब तरह की छूट है। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है बच्चों? सुनिएगा ध्यान से और वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति, लाइन देखिए, बिना अंकों की पुनरावृत्ति के बना सकते हैं। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कहा चलो एक संख्या बना के देखते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने कहा 5 3 4 3 2, जो भी है 3, हाँ 3 रिपीट हो गई, 2 1 कुछ भी बना ली, मान लो ऐसे संख्या बना ली। अब मैंने कुछ भी संख्या बनाई, इन 5 अंकों का 1 2 3 4 5, इन 5 अंकों का जो योग है वो आ रहा है बेटा 15, और इनका योग 3 से विभाज्य है, मतलब कोई भी संख्या बनेगी वो 3 से विभाज्य होगी, कोई भी संख्या बनेगी वो 3 से विभाज्य होगी। तो क्या बताया कि कितनी अभाज्य संख्याएं बनेगी? भाई एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि जितनी भी संख्याएं बनेगी सब 3 से विभाज्य होगी। जितनी भी संख्याएं बनेगी, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप कैसे भी इन पांचों का कॉम्बिनेशन रखो, आप अंकों का योग करोगे तो योग आएगा 15। जब योग आएगा 15 तो आपको पता है कि जब अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है,
तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। ये भाजकता का नियम है 3 के भाजकता का, तो आपको शून्य संख्या मिलेगी। क्लियर। अब पीछे कुछ भी हो, 2 हो, कुछ भी हो, 5 हो, 4 हो, योग की बात है तो ये कॉन्सेप्ट से सवाल होगा। बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। चलो अगला सवाल, बढ़ते चलो भाई। अगला सवाल कि सवाल तो दिख रहा है ना भाई, दिखना चाहिए भाई। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा खुद का एक अन्य ऐप है जागृति क्लासेस। जिस ऐप से आपको लग रहा है लोगो लगा हुआ है इधर, तो आप लोगो लगा हुआ है, 6th क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें बेसिक फोकस जो एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक्स पे रहता है, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और जोधपुर, जयपुर, दिल्ली की बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ाती है। तो आपके घर में अगर, और नॉमिनल फीस में 90% तक के डिस्काउंट में, जहाँ 11th-12th की फ़ीस 60,000 लगती है, ऑफलाइन बैच में मात्र वो कोर्स आपको 6 से 6,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, 90% डिस्काउंट के आसपास। छोटी क्लासेस का कोर्स आपको 3 से 4,000 में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कर कीजिए, इस लोगो वाला जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप, और इस तरह से हमारा थोड़ा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और अपने भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी है, छोटे भाई बहन, उनको ये ऐप डाउनलोड करके घर पे बैठने के लिए कहिए। क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना बढ़ रहा है, तो सब ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठे भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जागृति क्लासेस जो है पिछले 8 वर्षों से टॉप रिजल्ट दे रहा है। हम लोग पिछले 8 वर्षों से ऑफलाइन कोचिंग में शानदार परिणाम दे रहे हैं। 10th में अभी हमारे जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो बच्ची के 96.5 थे, और लास्ट ईयर 10th में, ये 2019 में लगभग जो हाईएस्ट परसेंटेज थे वो 97.5 परसेंटेज थे। हमारे स्कूल के बच्चा जो था, हमारे कोचिंग का जो बच्चा था, उसी ने ही लास्ट ईयर भी टॉप किया था, और इस बार भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मतलब ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने भाई बंधुओं को भी ऐप डाउनलोड करवाइए, और आप भी करिए डाउनलोड, ठीक है। इसमें कुछ कोर्सेज हमने बिल्कुल फ्री रखे हैं, तो आप वहां से फ्री कोर्सेज का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फ्री कोर्सेज का फ़ायदा भी, कुछ कोर्सेज हमने बिल्कुल फ्री रखे हैं, तो फ्री कोर्सेज का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। दो कथन है S1 S2 नीचे दिए गए, जिनके उपरांत एक प्रश्न है। S1 51 पृष्ठों की एक पुस्तक है, 51 पृष्ठों की, जिस किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। तो देखो 51 पृष्ठ है भाई, और 2 से अधिक नहीं है, तो अधिक से अधिक कितने हुए? 110 मैक्सिमम। चित्र कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 110, और प्रत्येक पृष्ठ पर एक तो है ही, तो मिनिमम एक है ही, तो कितने हो गए? 51, तो मिनिमम हो गया। मिनिमम मैक्सिमम की रेंज हो गई, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ होगा। उसने कहा क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है? भाई ये चीज़ कौन कहता है? हम ये कह सकते हैं कि 51 से 110 के बीच में है। 51 से कितना हो गया? 102, 110 नहीं 102 है। 51 से 102, तो 51 से 102 के बीच हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100 के 100 होंगे। इसीलिए इस 100 वाले का जवाब देने के लिए न तो S1 और न तो S2, S1 S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे हिसाब से आंसर ये होगा, आगे आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यूपीएससी बताएगी, लेकिन मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि मुझे मिनिमम मैक्सिमम रेंज पता है, मैं यहाँ से तो डिसाइड नहीं कर सकता कि 100 पेज हो, ये 100 रेखा चित्र होंगे। तो उत्तर होगा S1 S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए, दोनों एक साथ भी पर्याप्त नहीं है। आगे बच्चों एक और सवाल देखिए, आगे एक और सवाल देखिए, ये है लड़के लड़कियों वाला सवाल। क्या है? लड़के लड़कियों वाला सवाल। तो देखिए लड़के लड़कियों वाले सवाल में क्या है कि उनके नंबरों का औसत दिया हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी में क्या दिया हुआ है? औसत। तो औसत की जब बात करेंगे तो मैंने कहा ये x दिया हुआ है, तो मैंने कहा मान लो लड़कियां हैं गर्ल्स, वो मान लो A है, और लड़के हैं संख्या B है। क्लियर? बात आ रही समझ में? तो सुनिएगा, अगर एक लड़की के औसत 9 नंबर है और टोटल लड़कियां A है, तो कुल अंक अंग्रेजी में कितने होंगे? 9A होंगे,
और हिंदी में कितने होंगे, 8A होंगे कुल अंक, सबके जोड़ दो, कुल अंक कितने होंगे, इतने होंगे। ठीक है, सबके अंक, सारी लड़कियों के अंक कितने होंगे, एक का सब 9 अंक है, और ए लड़कियां तो गुणा होता जाएगा, तो कुल लड़कियां मान के जो 10 है और एक के 9 है तो टोटल 90 अंक हुए। 1000 लड़कियां हैं और औसत उनका 9 है तो 9000 हो गया, तो 9 इंटू ए 8 इंटू ए। लड़के बी है तो इनका मैं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 20 बार करता जाऊंगा तो क्या होगा, 8 भी, और इधर भी क्या होगा, ये भी। अब माध्य इन दोनों का, लड़के लड़कियों का माध्य करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे माध्य कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 8A, सुनिएगा ध्यान से, प्लस 8B, सभी लड़कियों का योग हो गया, सभी लड़कियों का योग कितना है, अंग्रेजी में 9 है, सबके अंक कुल अंक कितने हैं, 9 है, और लड़कों के कुल अंक कितने हैं, 8B। टोटल लड़के, ये सबके अंक लड़के लड़कियों के जोड़ हो गया। अब टोटल लड़कियां कितनी है, ये लड़के कितने भी, तो इनका औसत कितना आएगा, कुल का औसत, देखो ये औसत दिया हुआ कुल का, तो कुल औसत कितना है, 8.8। ऐसे करते हैं इसको हल। वापस देखिए, मैंने कहा कि भी लड़की, एक लड़की के औसत अंक 9 और लड़कियां हैं ए। आप अगर इससे संख्या लेके करोगे ना बेटा तो भी हो जाएगा, संख्या लेके करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा औसत कितना होगा, 9 है, तो ए लड़कियां है तो टोटल अंक कितने होंगे, 9 है, और लड़कों के 8 नंबर और लड़के बी है तो 8 भी, 9A प्लस 8B टोटल अंक हो गए लड़के लड़कियों के अंग्रेजी में। और उसके बाद लड़के लड़कियों के योग भाग दे दिया तो ये औसत आ गया इतना, कुल औसत। ठीक है, अंग्रेजी में कुल औसत आ गया। अब इधर और करें, इसी तरह से इसमें करते हैं, 8A 7B, लड़के लड़कियों का योग कितना है ये, और दोनों का औसत कितना है, x। अब मुझे इन दोनों से हल करना है, मुझे x निकालना है। मैंने कहा क्या करें क्या करें क्या करें, इतने में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, ख्याल कुछ ऐसा आया, ख्याल कुछ ऐसा आया कि मैंने कहा ये 8 और 7 है, इन दोनों से एक ए और एक बी अलग कर देता हूँ। तो कुछ ख्याल आया, मैंने कहा ए प्लस बी अलग कर दो, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 8A प्लस 7B, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो दिक्कत ही नहीं है। बट्टे में मैंने लिख दिया a प्लस बी। अब मैं इधर करूँगा, उधर जगह नहीं है, तो मैंने कहा चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एक अलग मान लिया, इसको मैंने अलग मान लिया, तो मैं क्या दोनों में अलग अलग भाग दे देता हूँ। तो मैंने कहा a प्लस बी प्लस 8A प्लस 7B। क्लियर, और भी तरीके से हो सकता है, मुझे ये आसान लगा मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब 2 समीकरण हो गए यार, हल करना आपकी है। ठीक है, ये हो जाएगा 8.8, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1, और ये आपको दिख रहा है ये कितना है, ये है x, वो x इतना ही है, देखो उधर x, और ये हो गया 8.8, तो x कितना आएगा, x आएगा 8.8 में से गया 1, आंसर आएगा 7.8। टक लगा दिया, टक। अब बढ़ते हैं आगे। अरे एक परिवार की 2 पीढ़ियां हैं भाई, 2 पीढ़ियां हैं, 2 पीढ़ियां हैं, ध्यान रखना, हर लाइन, देखो यही तो बात होती है खासियत, हर लाइन। अच्छा, एक परिवार की कितनी, 2 पीढ़ियां हैं, 2 पीढ़ियों से आगे जाना नहीं है, 6 सदस्य है, PQRSTU, 3 पुरुष है और 3 महिलाएं हैं, उनमें 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 कुंवारे सहोदर है। ठीक है, सहोदर मतलब सिबलिंग है, 2 कुंवारे हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप चेक करोगे इसको तो सहोदर को सिबलिंग बोला गया है। क्या बोला गया है, सहोदर को सिबलिंग बोला गया है। ध्यान से देखिए इसको, इस सवाल को एक बार पढ़िए आप गौर से। जल्दी से देखिए इसको।
हिंदी और इंग्लिश में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बार इंग्लिश में मैं सवाल आपको बता दूं। A family of 2 generations consisting of 6 members PQRSTU has 3 males and 3 females। देखो कभी कभी हिंदी के पेपर में गड़बड़ होता है तो इंग्लिश मान्य होता है, तो आप इंग्लिश पे एक बार पढ़ लेना। सहोदर का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। तो अनमैरिड सिबलिंग्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिबलिंग्स में भाई बहन कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ब्रदर नहीं कहा कि 2 अविवाहित भाई, सिबलिंग्स है। सहोदर का मतलब सिबलिंग्स है, और सिबलिंग्स भाई बहन कुछ भी हो सकता है। तो इस सवाल को करने की ट्राई करते हैं। तो यू जो है पी की पुत्री है, ये पी है और उसकी पुत्री है यू, ये है पुत्री, ठीक है। क्यू जो है आर की सास है, क्यू जो है आर की सास है, क्यू जो है आर की ये सास है, क्लियर। टी अविवाहित पुरुष है और एस भी एक पुरुष है। तो टी एक पुरुष है और एस भी एक पुरुष है, तो ये है महिला, क्लियर। तो मेरे हिसाब से देखो इसका आंसर तो यूपीएससी जो देगा, मुझे इस क्वेश्चन में सहोदर वर्ड पे कंफ्यूजन लगता है। अगर सहोदर 2 भाई बहन माने तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे हो जाएगा, और सहोदर अगर 2 भाई ही माने तो फिर इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए ये सास हो गई, तो ये सास इसका पति हो गया, ठीक है। तो देखो अब सुनिएगा क्या कहानी क्या है। कहानी क्या कह रही है कि ये पति पत्नी है, क्लियर, और इसके 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र है और 1 पुत्री है, ठीक है। और इसके एक जो पुत्र है बड़ा वाला, उसकी शादी हो रखी है, तो ये आर उसकी महिला, उसकी वाइफ है, और ये उसकी सास है, और ये इसकी पुत्री है, और ये भी हो सकता है इसका पुत्र हो, ठीक है। बात अर्जन में ये कहानी इतनी लिखी हुई नहीं है। तो अब सवाल को पढ़ते हैं वापस। पूरा बना लिया मैंने, क्या कहते हैं इसको, ट्री बना लिया भाई। अब पढ़ो भाई। पहला है 3 पुरुष 3 महिलाएं, तो मैंने कहा 1 महिला 2 महिला 3 महिला और 3 पुरुष हो गए भाई, बात खत्म। यू पी की पुत्री है, हाँ भाई, यू जो है पी की पुत्री है, ठीक है भाई। क्यू आर की सास है, क्यू जो है आर की सास है, ठीक है भाई। टी अविवाहित पुरुष है, टी अलग से बैठा है, अविवाहित है, और एस पुरुष है, इस महिला का पति है, तो एस पुरुष है। तो इस हिसाब से अब क्या है, सवाल देखें। मेरे हिसाब से ट्री ऐसे ही होगा, क्योंकि सहोदर को इंग्लिश में मैंने पढ़ा, मुझे लगा सिबलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, आर यू का पति है, आर यू का पति है। आर यू का पति तो हो ही नहीं सकता, पति नहीं है, मेरे हिसाब से पति नहीं है। आर एस की पत्नी है, हाँ, आर जो है एस की पत्नी है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो जाएगा भाई, टक। जल्दी से देखिए, पति पत्नी वाला सवाल बड़ा ही रोचक है, ठीक है, और थोड़ा सा घुमावदार भी है, तो सावधानी रखना जरूरी है। तो लगभग 1 घंटे की क्लास अपनी हो चुकी है प्यारे बच्चों। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन आगे के सवाल अगली क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इस वीडियो को तब तक
24 घंटे के भीतर आप फुल लाइक शेयर कमेंट करके भर दीजिए और एक उत्साह हमें दीजिए, एक मोटिवेशन हमें दीजिए कि हम इसी तरह से आईएएस के अन्य पेपर भी सॉल्व करते रहें और कोई भी कंपटीशन है उसकी छोटी मोटे जो नॉलेज है। और साथ में मैंने आपको 2 चीज़ कही, परिश्रम एकेडमी और जागृति क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और ऐप के अंदर जो कंटेंट है वो देखिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। वहाँ पे कुछ फ्री कोर्सेज है, आप उन फ्री कोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। तब तक आप इस हमारे यूट्यूब चैनल जागृति क्लासेस को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार हम जब भी ऐसे कुछ पेपर सॉल्व करके डालें तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ यूट्यूब पे हमने 9 से 12 तक का 9 से 12 तक का साइंस, मैथ्स, इंग्लिश का कंटेंट और पीसीएमबी का कंटेंट भी डाला हुआ है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूरे इंडिया के 30,000 ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है इस ऐप में। बस आप हमें कॉल करके बता दीजिए कि मैं इस जगह से हूँ और मैं ज़रूरतमंद हूँ और इस तरह से, तो हम आपके स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने के बाद हम आपको कोर्स बिल्कुल फ्री देंगे। आप बस आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नंबर हमें देने हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपका कोर्स बिल्कुल फ्री लॉगिन हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।